हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो हम लोग क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे थे। क्लास 12 में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसके विषय में पढ़ाए थे। और आज हम चारों के चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, उन चारों का एक नया रूप आपको दिखाएंगे। उस टॉपिक का नाम है बेटा वांट ऑफ फैक्टर। था आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत रोमांटिक टॉपिक आपका होने वाला है। वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। क्लास 12 आपको आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड प्लस जेई और नीट का सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर को स्टार्ट किया जाए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करना और कमेंट करके बताना। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और आज जो हम पढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव वांट ऑफ फैक्टर हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला टॉपिक होगा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज that we have to studied earlier, that we have to studied earlier, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था तो वो देखेंगे एक एक करके। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था आपको पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए बराबर पी नॉट ए। ये आपका बराबर क्या होगा तो ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या था तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर था, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपको पहला प्रॉपर्टी था जो हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या पढ़ा था कि डेल टीबी जो होता है वो के बी गुने एम के बराबर होता है। और इसका दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा हमारा क्या था तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ जो था वो आपको के एफ और गुने एम के बराबर था। और ये आपका क्या था तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका तीसरा पॉइंट था, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। और चौथा हम लोग पढ़े थे पाई बराबर एम आर टी, पाई बराबर एम आर टी पढ़े थे। और ये हमारा चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोले थे। क्या बोले थे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोले थे। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके सामने हम लिखे हैं, ये 4 का 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज वांट ऑफ फैक्टर में क्या पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वांट ऑफ आपका नाम था वैज्ञानिक का जो वांट ऑफ फैक्टर के विषय में बताया था। ये क्या होता है वही आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम ये चारों का चारों कहानी पढ़े थे, इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए थे, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया गया था वो कैसा लिया गया था और कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपको कहानी बताते हैं। क्या कहता है कि सॉल्यूट दैट वी यूज्ड अर्लियर वेयर ऑल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने इससे पहले मुख्य रूप से कुछ सॉल्यूट लिए थे, कौन सा, जैसे आपका यूरिया को लिया गया था, ग्लूकोज लिया गया था, केन शुगर लिया गया था। ये आपके ऐसे सॉल्यूट है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी जो आयंस के फॉर्म में आसानी से नहीं टूटता है, जिसको हम लोग आसानी से आयंस के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, वैसे सॉल्यूट का प्रयोग किए थे। कहता है कि दिस सॉल्यूट्स नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर न ही ये टूटने का काम करता है और न ही ये जुटने का काम करता है, यानी आयनिक फॉर्म में ये चेंज नहीं होगा और आयनिक फॉर्म से नॉन आयनिक फॉर्म में
कन्वर्ट होने का काम सॉल्यूशन के अंदर ये नहीं करता है, ना ये डिसोसिएट होता है टूटता है, और न ही ये एसोसिएट होता है जुटने का काम करता है। अब कहता है तो वन टॉप ने बताया कि ऐसा सॉल्यूशन अगर हम लोग ले जिसमें जो आपका सॉल्यूट हो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो, जिसको आसानी से आयंस के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जैसे आपका केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, जैसे आपका एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपका लिखा हुआ है केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सॉल्यूट्स दैट डिसोसिएट, तो सॉल्यूट्स जो आसानी से टूट जाता हो। जैसे मान लो कि हम नमक को ले लिए, NaCl को लिए, जब इसे ही एक्वस फॉर्म में NaCl को लीजिएगा तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na प्लस में। तो Na प्लस में टूटेगा तो एक्वस लिखिएगा, ऐसे नमक नहीं टूटता है बेटा, एक्वस फॉर्म में लेना होगा, ठीक है, और प्लस Cl माइनस में टूट, ठीक है। तो अब ये टूट गया तो ये डिसोसिएट कर गया, NaCl आपका डिसोसिएट करके किस में चेंज कर रहा है? Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ऐसे सॉल्यूशन नमक पानी को मिला देंगे, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जब होगा तो वहाँ पर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगा, वही कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब डिसोसिएशन का काम होगा तो पहले NaCl आपका एक पार्टिकल्स था, अब टूट गया तो दो कण में चेंज हो गया, एक आपका Na प्लस हो गया, दूसरा आपका Cl माइनस हो गया, ठीक है। तो दो में बदल गया, पहले एक था, बाद में वो टूट कर किस में बदल गया? जब कोई चीज़ टूटेगा, एक चीज़ को तोड़िएगा तो दो में बदलेगा, दो को फिर वैसे ही तोड़ दीजिएगा तो चार में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा। चूंकि ये सॉल्यूट को हम तोड़ रहे हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो इट मीन्स है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारा बढ़ जाएंगे, तो पहले से चेंज कर जाएगा। तो वही लिखे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू डिसोसिएशन। जब डिसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। समझा दिए। अब कहता है कि इन सच केसेज, ऐसी स्थिति में आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। यानी जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं और प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाया आपको, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन में आप जो निकाल रहे थे, मान लीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाले, या फिर कितना से आपका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कितना से घट रहा था वो हमने निकाला, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, तो वहाँ जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू होगा, जो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे वैल्यू, वो आपका अलग हो जाएगा। वहाँ का वैल्यू कुछ और होगा और वन टॉप फैक्टर का यूटिलाइज करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। यही आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है, यही आपको क्या किया जा रहा है? बताने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि वन टॉप फैक्टर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आई आपका क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी एसोसिएट करने के बाद और डिसोसिएट करने के बाद पार्टिकल्स की जो संख्या है वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और उससे पहले जो था वो आपको नीचे लिखाएगा, ठीक है। यह आपको आई का फॉर्म होता है, आई बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब हम लोग को डिसोसिएशन दोनों केस पढ़ना होगा, एक एसोसिएशन का भी केस पढ़ना है और दूसरा हमारे पास डिसोसिएशन का भी केस पढ़ना है। तो आपको एसोसिएशन का बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको देके समझाते हैं और डिसोसिएशन का बहुत सारा एग्जांपल्स देके समझाते हैं। एक एक पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एसोसिएशन में क्या होता है और डिसोसिएशन में क्या होता है। चलिए तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको इसमें लिया जा रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल NaCl का पहले लिया है, तो आप क्या कीजिए NaCl का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। NaCl कितना ले रहे हैं? तो हम 1 मोल NaCl को ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 मोल NaCl को ले रहे हैं, और इसको क्या कीजिए तो 100% डिसोसिएट करवा दीजिए। 100% क्या करवाइए तो डिसोसिएट करवा दीजिए, यानी 100% इसको तोड़ दीजिए। यानी टोटल NaCl 100% तोड़ने का मतलब इसमें से बचना नहीं चाहिए। तो 100% NaCl को तोड़िएगा तो आपको बनेगा क्या? तो Na प्लस बन जाएगा। ये भी आपका किस फॉर्म में आएगा? तो एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है। Na प्लस का निर्माण होगा और प्लस आपका Cl माइनस, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। अब देखिए ये 1 मोल बना तो स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ आपका 1 है, इसको बैलेंस कर दीजिए। सबको क्या कीजिए? बैलेंस कीजिए। हमने कर लिया बैलेंस। हमेशा बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, याद रखिएगा। तो ये 1 मोल है तो इधर भी 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मोल। ये भी कितना बनेगा? तो ये भी आपका 1 मोल बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत?
यहाँ तक ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना होगा, तो पहले इनिशियली लिख लेते हैं। तो इनिशियली आपने देखा कितना कितना था, तो 1 मोल था, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनिशियली आपका शुरू में जो था वो 1 मोल था, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम यानी क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब करवाइएगा, इसको डिसोसिएट करवाइएगा तो कैसे कैसे टूटेगा वो आपको जानने की आवश्यकता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलेंगे। तो अल्फा आपको 100% टूट जाएगा, तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% टूट जाएगा, तो टोटल बटा टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ जो अल्फा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100% टूट जाएगा, यानी क्या, पहले आपका जितना था तो ये नहीं रहा होगा, ये 0 0 रहा होगा। अब इधर से ये पूरा घट गया, यानी NaCl टोटल खत्म हो गया और टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में। तो उस समय 100% डिसोसिएशन में अल्फा का मान कितना होगा, 1 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जब I का वैल्यू निकालिएगा तो I बराबर क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ, I बराबर क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे होंगे वो कितना होगा, तो आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ा। तो पहले NaCl कितना था, 1 था, बाद में कितना हो गया, तो 1 ये हो गया, 1 ये, तो कितने आ गए, 2 आ गए। तो I बराबर क्या, तो 1 + 1, यहाँ लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर 1 + 1 और नीचे 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। और ये 2 जो आपका दिखाई दे रहा होगा वह I बराबर क्या, I बराबर I ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। ये 2 का मान आपको क्या है, 1 से आपको बड़ा दिया हुआ है। तो I का वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा है वो 1 से ग्रेटर, यानी I का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हम कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप MgCl2 को लीजिए। किसको लीजिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड को लिए। किसको लिए, MgCl2 को। एक्वस फॉर्म में बेटा लेना नहीं भूलेंगे। अब इसको भी क्या किए, तो 100% हमने डिसोसिएट करवाया। 100% क्या करवाया, तो डिसोसिएट करवा दिया। जैसे ही 100% डिसोसिएट करवाइएगा तो आपको बनेगा क्या, तो Mg2+ बन जाएगा और 2Cl आपका माइनस बन जाएगा। ये भी एक्वस फॉर्म में आएगा और ये भी किस फॉर्म में आएगा, तो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सो ध्यान से देखिएगा आप, ये कितना मोल है, आप सबको बैलेंस कर दीजिए। सबको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। आप बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंसिंग आपको दिखाई देगा। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, बैलेंस है। पीछे आपको क्या लगाना होगा, 1 1 आपको लगा देना होगा। नहीं कुछ है तो अंडरस्टूड है कि 1 है। यहाँ तो 2 था, यहाँ क्या था, 2 था, तो यहाँ लगाने की आवश्यकता हमको नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना मोल, तो ये आपका 1 मोल। ये कितना मोल, तो 1 मोल। तो ये कितना बना, Mg2+ आपका 1 मोल बन गया। ये कितना मोल बन रहा है, तो ये 2 मोल बन रहा है। कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, 2 मोल, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर I का वैल्यू निकालिएगा, तो आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद 1 मोल Mg बना, 2 मोल Cl, 2 मोल कितना बना, Cl माइनस बना। तो कितने पार्टिकल्स हो गया, 2 गो Cl माइनस का, 1 आपको Mg+ का, तो 2 1 कितना हो गया, 3, यानी 1 + 2, बट्टा में कितना आ गया, 1, तो कितना आ गया, 3। और 3 में भी देख रहे हैं कि I का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। I का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल हम आपको देने की कोशिश करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, जैसे आप देखिए Al2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। यह आपका एक एग्जाम्पल, ये एल्युमिनियम सल्फेट का, ठीक है। इसको भी किस फॉर्म में लेना है, तो एक्वस फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है, एक्वस फॉर्म में। इसका भी क्या करवाना है, तो 100% डिसोसिएट करवा देना है। इसको भी क्या करवाना है, तो 100% डिसोसिएट करने का मतलब कि टोटल का टोटल आपका Al2SO4 को तोड़ देना है। टोटल का टोटल को तोड़ना है, बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही तोड़िएगा तो आपके पास बनेगा क्या, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2Al3+ का फॉर्मेशन होगा, और प्लस आपका कितना बन जाएगा, तो 3SO4 2- बनेगा। 3SO4 2- का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको जब बैलेंस आप कर लीजिएगा, बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपका 1 है, तो ये आपका कितना मोल, ये 1 मोल। ये कितना मोल, 1 मोल। अब बाद में ये एल्युमिनियम कितना मोल बन गया, Al3+, तो ये 2 मोल। और SO4 कितना मोल बन रहा है, तो 3 मोल। कितना मोल बन रहा है, तो 3 मोल बन रहा है। तो यहाँ से I का वैल्यू आप निकालिएगा, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 2 + 3, 2 +
3, और पहले कितना था 1, तो कितना हो गया, एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स में चेंज कर रहे हैं, तो 5 पार्टिकल्स में चेंज कर रहा है, कितना 5 में, तो इट मीन्स क्या 5/5 हो जाएगा, और 5 आपको आई का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी क्या 5 है तो 1 से बड़ा ही है ना, 5 है तो क्या है 1 से बड़ा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 पोटेशियम फेरोसाइनेट का ले लीजिए, जैसे आपका K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, तो 100% डिसोसिएशन करवाते हैं। ऊपर थोड़ा स्पेस कम है, हम यहाँ पर इसको नीचे लिखते हैं K4FeCN6 ये है, और इसको 100% क्या करवा देना है, डिसोसिएट करवा देना है। 100% हम जैसे ही इसको डिसोसिएट करवाएंगे, तो 100% डिसोसिएट करवाने के बाद आएगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 4K+, और इधर क्या बचेगा, तो FeCN6, ठीक है, और इतना क्या, इतना प्लस है तो इस पर क्या होगा, इतना आपका 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि K पर एक प्लस था, 4 K था, 4 ठो K था, तो 4 गो प्लस हो गया, तो इस पर 4 गो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ ये न्यूट्रल कंपाउंड दिखा गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस कीजिएगा तो इधर कुछ नहीं है तो 1, यानी ये 1 मोल था, और डिसोसिएशन के बाद ये कितना हो गया, तो 4 मोल आपका K+ बना एक्वस में, और ये आपका कुछ नहीं है तो यहाँ कितना होगा 1, तो 1 मोल आपका FeCN6 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई का वैल्यू आपका कितना गया, तो आफ्टर डिसोसिएशन 4 + 1 हो गया, और नीचे 1 हो गया, यानी 5 आया। इट मीन्स क्या, यहाँ पर भी आई का मान आपको 1 से बड़ा, आई का मान 1 से ग्रेटर प्रत्येक केस में आ रहा है डिसोसिएशन में, इट मीन्स कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वांट ऑफ फैक्टर के मान बढ़ने का काम कर रहा है, आई का वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है। डिसोसिएशन के केस में प्रत्येक केस में आई का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये 4 एग्जाम्पल्स जो आपको दिखाए गए, ये चारों एग्जाम्पल्स आपको वैसे एग्जाम्पल्स दिखाए गए जिसमें 100% हमने डिसोसिएशन करवाया। डिसोसिएशन कितना हुआ, तो 100% सब में डिसोसिएशन हुआ, और सब जगह 100% डिसोसिएशन हो ऐसा संभव नहीं है। जब 100% डिसोसिएशन सब जगह नहीं होगा तब क्या करेंगे, उसका कहानी अभी आपको समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि फ्रॉम एबव एग्जाम्पल्स वी एज्यूम्ड 100% डिसोसिएशन which is not always true। या ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव नहीं होगा। हमेशा संभव नहीं होगा कि आपको 100% कि हमेशा 100% आपका डिसोसिएशन हो, ये संभव नहीं है कि हमेशा 100% ही हो। अब कहता है कि जब 100% नहीं होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो तब क्या करेंगे, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा देन आपके सामने हम एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले लिए थे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था NaCl का, क्या लिए थे, NaCl, नो डाउट आपको याद होगा। एक्वस फॉर्म में हम लोग NaCl का एग्जाम्पल लिए थे। अब इसको क्या करवाएंगे, डिसोसिएट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पार्शियल डिसोसिएशन करवाएंगे। पार्शियल डिसोसिएशन 100% नहीं, तो पार्शियल डिसोसिएशन जैसे ही आप करवाइएगा तो क्या कहानी आएगा वो जानने की कोशिश करते हैं। Na+ और Cl- बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है बेटा, ध्यान से देखेगा। मैं एक एग्जाम्पल्स को बहुत क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद आगे इसी के पैटर्न पर बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 केस आपको लेना होगा। 2 केस क्या लेंगे, जैसे आपको इनिशियली हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम लोग गेहूं पिसवाने गया, तो गेहूं पिसवाने जाएगा,
तो गेहूं पिसवाने जाता होगा, आटा मिल पे जाता है बच्चे, या कोई भी जाते होंगे, आप जानते होंगे। तो आप अगर पिसवाने गए तो मान लो 20 किलो गेहूं ले गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना आप गेहूं ले जाइएगा उतना ही आपको आटा मिलेगा, अब इसलिए यही मिलना चाहिए। तो मान लो कि 5 मिनट आपका चला मशीन या 2 मिनट चला और उसके बाद लाइन कट गया अचानक, तो 7 किलो आटा पूरा, इसका मतलब क्या 7 किलो आटा निकल गया 20 किलो गेहूं में से। इट मीन्स क्या आपको 13 किलो 13 केजी जो होगा वो आपका गेहूं बचा हुआ होगा। 13 केजी गेहूं बचा हुआ है, 7 केजी आटा आपको वहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया, नहीं पिसा गया गेहूं तो 7 केजी निकल गया। तो यहाँ पर भी शुरू में हम मान लेते हैं कि शुरू में आपका ये 100% है, तो 100% कहने का मतलब ये 1 है, 100% कहने का मतलब ये 1 है, ठीक है। और ये आपका शुरू में 0 होगा, क्योंकि हमने लिया था NaCl को, गेहूं लेके गए थे, आटा लेके पिसवाने नहीं गए थे, गेहूं लेके गए तो मेरे पास 100% गेहूं ही था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप दोनों को मिलाइएगा, गेहूं और आटा दोनों को मिलाइएगा तो बात बराबर आएगा। 7 किलो आपका आटा था और 13 किलो गेहूं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दोनों बराबर आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम केस में आपका क्या होगा कि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, 100% होता तो ये 0 हो जाता, ये 1 में बदल जाता, ये 1 में बदल जाता। तो नीचे आपका आफ्टर डिसोसिएशन क्या आता, तो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ 0 + 1 आ +1 आ, बिफोर डिसोसिएशन 1 आ +0 आ +0, ऐसे करके निकाल देते। तो मेरे पास आई का वैल्यू क्या आ जाता, हमारे पास 100% डिसोसिएशन अगर होता है यहाँ पर तो ये 0 होता, ये 1 होता, 1 होता। तो आई बराबर क्या हो जाता है 0 + 1 + 1, आफ्टर वाला 0 + 1 + 1, और नीचे क्या हो जाता है 1 + 0 + 0, यानी 1 + 0 + 0। ये आपका 100% डिसोसिएशन में जो 2/1 आया था, पिछले केस में आया था ऐसा, तो ये 100% डिसोसिएशन का केस था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्शियल डिसोसिएशन का केस पढ़ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये 1 से अल्फा घटेगा, ये अल्फा घटा तो ये जब 1 था, इक्विलिब्रियम बैलेंस कर दीजिएगा, ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल तो ये भी 1 मोल, तो 1 मोल आपका NaCl घट रहा है, तो 1 घट रहा था तो 1 ही बनेगा, 1 है नीचे, तो यानी इतनी इसमें से कितना घट रहा है 1 - अल्फा, तो घट कितना रहा है अल्फा घट रहा है, तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी कितना बनेगा अल्फा बनेगा, ये भी कितना बनेगा अल्फा और ये भी अल्फा। ये 1 में से कितना, तो अल्फा घटा है, तो अल्फा घटा तो अल्फा दोनों घटा ना, Na+ भी घटा Cl भी घटा, तो यहाँ से अल्फा घटेगा तो अल्फा ही बनेगा, अल्फा ही बनेगा। तब यहाँ पर जब आई का मान आप निकालेंगे तो आई का मान आपको क्या आ जाएगा, तो आफ्टर डिसोसिएशन यानी क्या, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1 - अल्फा + अल्फा + अल्फा बट्टा बिफोर क्या होगा 1 + 0 आ +0। काहे ऐसा किए वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि टोटल का टोटल NaCl नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो कुछ NaCl बचा हुआ है तो 1 - अल्फा कर दिए, तो यहाँ NaCl का निकल गया, और इधर कितना Na+ बना, कितना Cl- बना। अब यहाँ से एक इसका कट ही गया, बचा क्या आपका, तो 1 + अल्फा अपॉन 1, 1 + अल्फा अपॉन 1, तो वैल्यू क्या आ गया, तो 1 + अल्फा आ गया, 1 + अल्फा आ गया। इस मीन्स क्या, जो आई का मान है यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आई का मान क्या होगा 1 + अल्फा, तो अल्फा रिएक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ तो बना है, अल्फा कुछ ना कुछ घटा है, ये बना है, ये ऑलरेडी रिएक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा, तो अल्फा का कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपको आई का जो मान आएगा वो ग्रेटर देन कितना आएगा 1, ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे पहले वाला ही एग्जाम्पल समझाए थे। अब ऐसे ही आपको पहला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिए थे पहले वाला, उसको देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया MgCl2 का कहानी, ये भी एक कॉस फॉर्म में ले लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, तो पार्शियल आपको डिसोसिएशन करवा दीजिए, तब आपका क्या बन जाएगा, तो Mg आपका 2+ बन जाएगा और प्लस में क्या 2Cl- बन जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, जैसे ही आप बैलेंस कीजिएगा इधर 1 आ जाएगा, इधर भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। इनिशियली आपका क्या था, शुरू में जो था आपका वो आपका ये 100% था, ये 1 था, तो ये आपका 0 था, ये आपका 0 था। और इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आप चलिएगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये 1 में से कितना घटा, अल्फा घटा, तो ये कितना बनेगा अल्फा बनेगा। ये कितना बनेगा, ये 1 मोल था तो ये 2 मोल बन रहा था, यहाँ से 1 मोल इसका ही घट रहा है, तो ये अल्फा घटेगा तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा बनेगा, दुगुना बनेगा। यहाँ देखो ये 1 था तो यहाँ ये 2 बन रहा था, 1 मोल आपको MgCl2 1 मोल को तोड़ रहे थे तो 2 मोल Cl- बन रहा था, तो यहाँ ये टूट कितना रहा, ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा बनेगा, कितना बनेगा 2 अल्फा। तो यहाँ पर जब आई का मान आप निकालिएगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, तो 1 - अल्फा + अल्फा + 2 अल्फा बट्टा कितना हो जाएगा 1 + 0 आ +0 आ जाएगा। तो ये अल्फा अल्फा कट गया, बचा क्या 1 + 2 अल्फा और बटा कितना आ जाएगा 1, और इसलिए यहाँ पर भी आई का मान क्या हो गया ग्रेटर देन 1 आ गया, कितना आ गया ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी आई का मान आपको क्या आ रहा है ग्रेटर देन
वन आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रत्येक केस में एसोसिएशन में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक केस जो आपका एसोसिएशन का दिखाई दे रहा है उन सारे में अल्फा का मान क्या हो रहा है, तो 1 से ग्रेटर आ रहा है, यानी अल्फा का मान 1 से, आई का मान 1 से ग्रेटर आ रहा है। इट मीन्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने का काम कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर का मान बढ़ रहा है। नहीं, चलिए अब इसका, ये तो आपका जनरल केस था जो हमने दिखाया। अब आपको इसका कुछ जनरल केस है जो आपको एनसीईआरटी बुक लिखती है। आपका एनसीईआरटी बुक कुछ लिखता है, हालांकि इसको आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये जनरल केस आपका एनसीईआरटी बुक क्या लिखता है, कहता है कि ए एन आपका दिया हुआ है, तो ए एन आपका डिसोसिएट करता है। ए एन जब डिसोसिएट करता है तब आपको किस में बदल जाता है, तो एन ए में बदल जाता है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि H2 है और H2 आपका टूट जाएगा किस में, आपको 2H में टूट जाएगा। तो यहाँ पर H2 क्या है, तो H2 मॉलिक्यूल से एक के गो है, H2 मॉलिक्यूल से एक के गो मॉलिक्यूल से, और ये इसमें 2 गो H है, तो दोनों H अलग अलग है। दोनों H क्या है, अलग अलग है। दोनों H क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स ही एक के गो था, ये क्या गो बन गया, 2 गो बन गया। तो पार्टिकल्स का संख्या बढ़ गया ना, ये डिसोसिएट कर गया, टूट गया, H2 मॉलिक्यूल्स टूट कर हाइड्रोजन एटम में चेंज कर गया। ठीक है, तो यही कहानी आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एन था और किस में बदल गया, तो Na में बदल गया। अब कहता है कि शुरुआती दौर में जो शुरुआत में था वो कहानी देखिएगा। यहाँ पर शुरुआती दौर का क्या कहानी है कि शुरुआत में जो आपका दिया गया है, ये इनिशियली ये 1 था और ये आपका 0 था, और इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आप देखिएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका क्या आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये 1 में से अल्फा घट गया, तो ये कितना बन गया, ये अल्फा घटेगा तो ये कितना बनेगा, तो एन अल्फा बनेगा। कितना बनेगा, एन अल्फा बनेगा। कितना बन जाएगा, एन अल्फा, क्योंकि ये आप इक्विलिब्रियम का स्टेट देखिए, ये 1 मोल था तो ये एन मोल बन रहा था, 1 मोल इसका ये टूट रहा है तो एन मोल इसका बन रहा है, एन पीछे है ना तो एन मोल बन रहा है। इसका मतलब इसका ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा, एन अल्फा बनेगा, क्योंकि 1 मोल टूटने पर आपका एन मोल का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी एगो H2 वहाँ पर टूट रहा था तो 2 गो H बना रहा था। तो 2 गो H2 छोड़ेगा तो क्या गो H बनाएगा, 4 गो H बनाएगा ना। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर जब I का मान लिखिएगा तो I बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, तो आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अब बट्टा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। अब यहाँ से आपको किसका मान निकाल लेना है, अल्फा का मान। तो अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, तो अल्फा वाले को इधर लाइए, जैसे ही आप इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अल्फा अब माइनस एन अल्फा, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1 इधर जाएगा तो कट के 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई आ जाएगा, 1 माइनस आई। यहाँ से अल्फा को बाहर निकालिए तो 1 माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा, और अल्फा बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस आई अब बट्टा 1 माइनस एन, बट्टा 1 माइनस एन, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस आई बट्टा 1 माइनस एन, और इसी को आप चेंज करके लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे, तो अल्फा बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, आई माइनस 1 आप बट्टा एन माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ये 2 कंडीशन आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी बुक बताता है। एनसीईआरटी बुक आपको ऐसे जनरल केस करके बताया है, लेकिन रटना नहीं है, हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा इस ओवरऑल को, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप क्या देखे वो आपको समझाते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा केस ऑफ डिसोसिएशन में हमने देखा कि आई का मान जो है वो आपको ग्रेटर देन 1 आ रहा है। आई का मान ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इट मीन्स क्या, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, ऑब्जर्व किया गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो आपको कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आप कैलकुलेट करके इसे पहले निकाल रहे थे, इससे पहले जो हम पढ़े थे उसके अपेक्षा आपका जब डिसोसिएशन का केस आएगा तो वहाँ पर ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपका बढ़ जाएगा। किस केस में, तो ये टोटल का टोटल कहानी बेटा डिसोसिएशन में था, जब 100% डिसोसिएशन करवाएं तब, और जब पार्शियल डिसोसिएशन करवाएं तब। ये 2 केस में हम लोगों ने देख लिया। अब हमको कुछ केस में देखना है, तो एसोसिएशन के केस में, तो चलिए देखते हैं। अब एसोसिएशन में क्या होगा, तो एसोसिएशन में बेटा जुटेगा, एसोसिएशन में क्या होगा, जुटेगा, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस मीन्स क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर ग्रेटर था, तो ये आपको कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से कम हो जाएगा। कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी का मान आपको कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको हम ले लेते हैं इथेनोइक एसिड, आपका CH3
COOH, यानी 2 मोल इथेनोइक एसिड को लेंगे और ये 2 मोल इथेनोइक एसिड क्या कर जाएगा, तो इसका 100% एसोसिएशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं कि 100% एसोसिएशन करवा के देखते हैं कि 100% एसोसिएशन में क्या हो जाता है। तो जैसे ही आपको 100% एसोसिएशन करवाइएगा तो ये डाइमेराइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, तो 100% एसोसिएशन करवाना है। तो 100% एसोसिएशन करवाएंगे तो यहाँ पर किसकी क्रिया हो जाएगा, तो डाइमेराइजेशन की क्रिया हो जाएगा। डाइमेराइजेशन मतलब क्या, ये आपका 2 था, 2 मोल दिया हुआ है और दोनों आपस में मिल जाए। 100% है तो बर्बाद नहीं होना चाहिए, टोटल का टोटल मिल जाना चाहिए। तो ये डाइमेराइज कैसे करेगा वो कहानी जानना जरूरी है। तो आप देखिएगा CH3C आपका O डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ H लिख दीजिए और फिर आपका इधर से भी वैसा ही कहानी आपको लिखना होगा। क्या, तो CH3 और यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे C और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका O और यहाँ पर क्या H। आप देख रहे होंगे दोनों केस में तो आपको दिखाई देगा क्या क्रिया। तो आपको डाइमेराइजेशन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये OH के बीच में और यहाँ पर OH के बीच में, जहाँ लाल कलर से हम दिखाए हैं वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि डाइमेराइजेशन की क्रिया जो है वो आपको कैसे हो रही है। डाइमेराइजेशन की क्रिया जो है वो आपको कैसे हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपका O था और इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हम बताते हैं, यहाँ दिखना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपका O था और इधर क्या था, C डबल बॉन्ड O था, ये OH था, गलती हो गया, 1 सेकंड रुको। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये आपका O ले लीजिए और इधर इसको बढ़ा के आप H ले लीजिए, ठीक है। अब डाइमेराइजेशन हुआ तो ये आपके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये आपके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो दोनों मिल गया, दोनों क्या किया, मिल गया। अब दोनों जो आपको मिल गया तो ये किसका निर्माण किया, तो डाइमर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, तो डाइमर। डाइमर मतलब क्या, मेराइजेशन मतलब होता है जोड़ना, डाई मतलब क्या, 2। तो 2 को आपस में जोड़ने का काम जो करेगा वही क्या होगा, डाइमेराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको कौन सा डाइमर बन गया, ये बन गया। और यहाँ पर जो बॉन्ड आपको बन रहा है OH के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर डाइमेराइजेशन हो गया। तो डाइमेराइजेशन में आपका क्या आया, सो देखिए, तो I का वैल्यू आप निकालिएगा तो बाद में ये पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 1 ठो है। कितना है, 1 ठो है, टोटल है कुछ नहीं है, पीछे तो 1 है। तो बाद में 1 बना, पहले कितना लिए थे, 2। तो I बराबर बाद में क्या आया, तो बाद में 1 आया, पहले कितना था, 2। तो बाद बटा पहले, यानी I का मान 1 से क्या आ गया, छोटा आ गया। I का मान क्या आ गया, तो 1 से छोटा आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर डिक्रीज कर गया, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी will also decrease, will also decrease। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, तो यहाँ पर घटने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका कुछ और एग्जाम्पल आपको दिया जाए। एक और एग्जाम्पल हम यहीं पे लेते हैं, है स्पेस थोड़ा सा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, 2C6H5COOH, C6H5COOH, नहीं, ये आपको ले लेते हैं, ठीक है। आपको ये लेंगे और यहाँ पर भी क्या करवाएंगे, तो 100%, बिल्कुल वही कहानी, 100% एसोसिएशन करवा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसकी क्रिया हो जाएगी, डाइमेराइजेशन की क्रिया हो जाएगी। और जब डाइमेराइजेशन हो जाएगा तो इसको जोड़ दीजिए, तो वही कहानी जो ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पर आ जाएगा C6H5 आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा, यहाँ आपके H आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड O लिख दीजिए और यहाँ से आपका O लिखिए और यहाँ से क्या लिखिए, H लिखिए, और डाइमेराइजेशन हो गया। अब वही कहानी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब टोटल देखिएगा तो इधर से ये कितना आ गया, 1 आ गया और ये कितना है, 2। तो I बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। और यहाँ पर भी I का मान क्या आ जाएगा, तो <1 आ जाएगा। I का मान यहाँ पर भी क्या आया, तो <1। ऊपर भी क्या आया था, <1 और नीचे भी क्या आया, <1। यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर।
अब आपको ट्राइमर का कहानी दिखाते हैं और टेट्रामर का कहानी, ये सब भी कहानी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एसोसिएशन का जैसे आपका डाइमर का कहानी आपने देखा, अब यहीं पर ट्राइमर का कहानी आपको अगर देखा जाए, ट्राइमर्स, ठीक है, या ट्राइमेराइजेशन का कहानी, ट्राइमेराइजेशन का कहानी आपको देखा जाए तो ट्राइमेराइजेशन में आपको क्या करना है कि आपको 3A दिया हुआ है, 3 ठो A है और आपस में तीनों ट्राइमेराइज कर जाएगा, ट्राइमेराइज कर जाएगा, ठीक है, ट्राइमेराइज 100%। तो ये A3 का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? A3 का। और I का मान जब यहाँ निकालिएगा तो पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो I बराबर 1/3 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर भी I लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये आपको ट्राइमेराइजेशन होगा। वैसे ही आपको टेट्रामेराइजेशन का कहानी अगर दिखाइएगा, टेट्रामेराइजेशन अगर करवाइएगा तो टेट्रामेराइजेशन में क्या होगा, तो टेट्रामेराइजेशन में आपका क्या हो जाएगा, ये 4A ले लीजिए और ये टेट्रामेराइज होके क्या बन जाएगा, टेट्रामेराइज होके क्या बन जाएगा भाई, टेट्रामेराइज होके A4 बन जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा तो I का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1/4। I का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी I का मान क्या है, लेस देन 1। I का मान क्या आ गया, लेस देन 1। तो ऐसे हम 100%, ये सब अब जो हो रहा है ये आपका 100% डिसोसिएशन का केस। ये सब कितना का था, तो 100% डिसोसिएशन का केस था। और हमेशा 100% डिसोसिएशन हो ये सही बात नहीं है। ऑलवेज आपको 100% डिसोसिएशन हो ये सही बात नहीं है। सो वी एज्यूम्ड 100% एसोसिएशंस, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, जो हमेशा संभव नहीं होता है। अगर मान लीजिए इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो, अल्फा हो, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, तब उस केस में हम लोग क्या करवाएंगे वो आपको कहानी बता दे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो डाइमेराइजेशन की क्रिया होती है ये आपको उल्टा भी होता है, ठीक है, ये आपको रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, ठीक है, ये आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको क्या लिया गया है, अल्फा लिया गया है। तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल्स जो आपको पहले बताया है वो इन दोनों केस में आपको दिखा दे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिएगा CH3 COOH, ये कितना ले लेना है, 2 ठो ले लेना है। और आपको क्या करवाना है, तो वही करवाना है। तो आपको यहाँ पर जो पार्शियल एसोसिएशन करवाना है, 100% नहीं, यहाँ पर पार्शियल एसोसिएशन करवाएंगे। तो पार्शियल एसोसिएशन में आपका क्या बनेगा वो आपको कहानी बनेगा, तो वही चीज़ जो आपको बताया गया था। अब यहाँ पर हम तोड़ के नहीं लिखते हैं, CH3 इतना है, ये आपको 2 ठो था, ये 2 ठो अलग अलग था, ये दोनों एक साथ मिलके सीधा कंबाइन कर गया, जुड़ गया, ठीक है। H+H, जैसे हम H+H को आपस में जोड़ते हैं तो H2 बन जाता है। ये मॉलिक्यूल से ये अकेले हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, Cl2 + Cl2 को आपस में जोड़ दिया तो 2Cl2 बन गया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है। तो ये कुछ और केस है, ऊपर वाला कुछ और केस है, यहाँ 2 ठो अलग था, 2 ठो अलगे बना है, ठीक है। तो ये आपको कहानी दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब ये बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वही कहानी जो आपको पहले हम बताए थे। तो यहाँ पर इनिशियल जो होगा आपका ये 1 होगा, तो ये आपका 0 होगा। 1 होगा तो क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। ये था वो नहीं था, ये था वो नहीं था, ये आपका 1 है तो ये आपका 0 है। शुरू में गेहूं पिसवाने गए तो गेहूं लेके गए, आटा चक्की में डालबे नहीं किए तो गेहूं ना बचा हुआ है पूरा बोरा में, ठीक है। अब इसके बाद जब इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा, किसका केस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के केस में ये इतना से क्या हो जाएगा, अल्फा घटेगा। कितना घटेगा, यहाँ से ये अल्फा घटेगा तो ये बनेगा कितना, अल्फा बनेगा। ये सिंगल 1 था, ठीक है, 2 मोल ही घटा है तो 1 मोल बना है, तो ये अल्फा घटा तो वो कितना बना, अल्फा/2। अल्फा/2 घटेगा, कितना घटेगा, अल्फा/2 घट जाएगा। ये 2 मोल, तब ये कितना 1 मोल बन रहा है। तो ये अल्फा घटेगा तो ये 2 का 1, यहाँ देखिए ये 2 मोल घट रहा था तो ये 1 मोल बन रहा है। तो ये अल्फा घटेगा तो ये अल्फा का आधा घटेगा। कितना घटेगा, ये 2 तो ये 1, तो जितना ही घटेगा ना उसका ये आधा है, 2 और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा ही घटा तो ये अल्फा/2 बना, ठीक है। अब यहाँ से I का वैल्यू निकालिएगा तो 1 - अल्फा + अल्फा/2 आ गया। नीचे क्या हो गया, 1 + 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आपका कर देते हैं 2 - 2 अल्फा + अल्फा/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 - अल्फा/2 हो जाएगा, यानी क्या
1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो 1 में से अल्फा बाई 2 घट गया, यानी आई का वैल्यू यहाँ भी कितना 1 से आपका छोटा आ रहा है। 1 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब आपको हम इसका जनरल केस एनसीईआरटी का दिखा दें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितना हम बताए हैं वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल केस एनसीईआरटी का आपको दिखा दे तो बिल्कुल उल्टा कहानी चलेगा इसका। तो इसका भी उल्टा कहानी कैसे चलेगा? तो उसका जो दिखाए थे आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, एन ए लेंगे तो बन क्या जाएगा? ए एन बन जाएगा। एन ए लेंगे तो क्या बन जाएगा? ए एन बन जाएगा। और इनिशियली जब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको 1 होगा, तो ये आपको 0 होगा। और इक्विलिब्रियम के स्टेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम में? तो 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा बाई एन, अल्फा बाई एन बनेगा, अल्फा बाई एन। तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आई बराबर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टा एन, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा और अल्फा का वैल्यू निकालिएगा या आई का मान निकालिएगा, तो आई का मान किसके बराबर आएगा? फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। आई बराबर 1 प्लस अल्फा, या अल्फा बराबर, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? तो डायरेक्ट वैल्यू हम आपको लिख देते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो आई माइनस 1 बट्टा 1 बट्टा एन माइनस 1, 1 बट्टा एन माइनस 1, 1 बट्टा एन माइनस 1, ये आपका आ जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? तो ये वैल्यू आ गया। तो ये आपका जनरल केस था जो एनसीईआरटी बुक लिख रहा था। तो इन केस इन एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या देखा? तो एसोसिएशन में तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहा है। हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि आपका आई का मान क्या आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो एसोसिएशन में घटता है और डिसोसिएशन में बढ़ने का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो पार्टिकल्स का संख्या होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑब्जर्व के होता है। और एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसको कैलकुलेटेड बोलते हैं। तो पहले वाला एसोसिएशन से पहले वाला जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले वाले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या होते हैं वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है। और एसोसिएशन के बाद वाला या डिसोसिएशन के बाद वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है। और हमने एक फॉर्मूला आपके सामने पढ़ा था, आई बराबर क्या? टोटल नंबर ऑफ, यही आपको क्या था? इतना बट्टा इतना किसके बराबर था? तो ये आपको आई के बराबर था। ऊपर बट्टा नीचे क्या था? आई के बराबर। तो ऊपर वाला ऑब्जर्व आ गया, यानी आई बराबर क्या हो गया? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर आ गया? तो आई गुने कैलकुलेटेड। तो यहाँ से आपको नया फॉर्मूला सब में क्या आ जाएगा कि जो 4 आप पढ़े थे, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके सामने आएगा वो क्या आ जाएगा? तो पहला में पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा आपका क्या दिया हुआ है? पी नॉट ए। ये आपको किसके बराबर हो जाएगा? तो आई गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहला कहानी आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते थे? रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर। आपका क्या था? रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका पहला था। दूसरा आपको क्या हो जाएगा? तो आपका डेल टीबी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो के बी गुने एम, और गुने क्या हो जाएगा? आई के बराबर। ये आपका क्या था? तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका क्या है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें चेंजेज आ गया। और तीसरा आपके सामने क्या था? तो डेल टी एफ जो था वो किसके बराबर हो जाएगा? तो के एफ गुने एम और गुने आई के बराबर। ठीक है, ये आपका क्या है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका क्या है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक आपका और क्या था? तो पाई बराबर एम आर टी, पाई बराबर एम आर टी या गुने क्या हो जाएगा? आई। तो सारे के सारे
आपको ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपको क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पहले वाला था उसके कंपैरिजन में आपको नया आ गया। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपका चारों का जो वैल्यू आया वो आपके सामने आ गया, वही था सारे के सारे कैलकुलेटेड जो है वो आपको राइट साइड लिखा हुआ था, सब में आई से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो एक नया कंडीशन देखने को मिला आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हम लेके आए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन स्टेट विच विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर पर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। तो बेटा पाई बराबर वैल्यू क्या होता है, अभी फॉर्मूला प्रूव किए हैं कि MRT और गुने आई होगा। तो MRT तो सब में सेम होगा, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होगा। तो आई का वैल्यू इसमें किस में सबसे ज़्यादा होगा, वही आपको पूछ रहा है। 1m यानी क्या, मोलरिटी का टर्म दिया हुआ है। नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो सब में सॉल्यूशन का अमाउंट सेम होगा 1 लीटर। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के भी कितने हैं, वो आपको नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का वो आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर जब देखिएगा आई का मान, तो NaCl को हम अगर तोड़ते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास आता है Na+ और यहाँ पर क्या आता है Cl-। ये एक 100% डिसोसिएट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी कितना आ गया, 1 + 1/1 यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ पर आई का मान अगर देखिएगा तो इसको भी तोड़िए, तो इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, तो ये टूटेगा आपका 2Na+, ठीक है, और SO4 2-। तो यहाँ पर क्या, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। इट मीन्स क्या, आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1/1, ये कितना आ गया 3। और यहाँ पर जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये दो टर्म में आपका टूटेगा, तो दोनों कैसे टूट जाएगा, यहाँ पर इसका कहानी देख लीजिए। तो ये जो आपका टूटेगा वो कैसे टूटेगा, हम आगे तोड़ देते हैं। हालांकि इसको हम तोड़े भी हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपको लिया गया है। तो क्या है, 2Al3+ और 3SO4 2-, ये आ गया। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3/1, 1 2 3। ठीक है, यानी क्या आ गया, 5 आ गया। तो आई का मान किस में ज़्यादा है, तो 5 वाला में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए 4 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या कहता है कि 4 मोलल सॉल्यूशन है किसका, तो NaCl का आपको 4 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है इन वाटर। किस में, इन वाटर में, इन वाटर कॉजेज एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई इतना केल्विन। क्या कहता है कि 4 मोलल सॉल्यूशन, यानी पानी में क्या किया जाता है कि 4 मोलल आपका NaCl, यानी 4 मोलल मतलब क्या, मोलैलिटी, मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। पर केजी सॉल्वेंट में कितना मोल आपको सॉल्यूट को मिलाया गया है वही मोलल दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स आपको सॉल्यूट का 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 मोल NaCl को पानी में मिला देते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाता है, 3.76 केल्विन हो जाता है। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो आई का और अल्फा का। आई और अल्फा दो चीज़ का वैल्यू निकालना है, फटाफट निकालिए। आपके पास फार्मूला क्या दिया हुआ है, तो डेल TB बराबर क्या हो जाता है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। क्या है, हम जानते हैं कि डेल TB बराबर क्या हो जाएगा, KB और गुने M और गुने I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा डेल TB बट्टा KB और गुने क्या हो जाएगा M। तो डेल TB आपको कितने दिए गए हैं, सो आप देखिए। तो डेल TB का मान यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है भाई, तो 3.76 से बढ़ गया है इतना से। KB आपको कितना दिया गया है, तो KB का वैल्यू आपका कितना है, तो KB जो वाटर का होता है वो हिंट में दे दिया गया है 0.52। ठीक है, और मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 4 मोलर सोल्यूशन यानी 4। इसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.8। तो आई का वैल्यू आ गया आपको, तो आई तो निकल गया। अब निकालना क्या है, अल्फा का मान। तो अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, तो अल्फा का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, NaCl एक्वस फॉर्म में ले लीजिए और इसको आप तोड़ दीजिए तो Na+ एक्वस फॉर्म में टूटेगा और Cl- आपका एक्वस फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, Cl- किस फॉर्म में टूट जाएगा, तो एक्वस फॉर्म में टूट जाएगा। फटाफट तोड़ दीजिए। अब उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, वो फटाफट हम लिख देते हैं। इनिशियली यानी शुरू में आपका क्या आया, तो ये आपका 1 था, तो ये 0 था, ये 0 था। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आपको क्या आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में 1 - अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा और ये भी बन जाएगा अल्फा। 1 1 1 1 1 1 था। ठीक है, अल्फा अल्फा अल्फा। तो आई बराबर क्या आ गया आपके पास, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बटा
नीचे में क्या 1 + 0 प्लस 0 बराबर इतना, आई का मान कितना है 1.8, 1.8 सॉल्व कीजिए, ये कट गया आपके पास, वैल्यू क्या आ गया नहीं ऊपर में, तो 1 प्लस अल्फा बराबर क्या 1.8 आ गया, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया 1.8 माइनस 1 बराबर क्या 0.8, यानी कितना लगभग 80%। डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, तो लगभग आपको 80% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो आई का भी मान पता चल गया और डिसोसिएशन भी कितना होगा, तो 80% आपका क्या हो गया, तो डिसोसिएशन हो गया, 80% आपका क्या हो गया, तो डिसोसिएशन हो गया। ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए डेसीमोलर m/10 जिसकी मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ, उसमें मोलरिटी दिया हुआ था, डेसीमोलर है इसलिए m/10 लिखे हैं। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट इज 50% डिसोसिएटेड, 27 डिग्री सेल्सियस पर 50% पोटेशियम फेरोसाइनेट आपका डिसोसिएट कर जाता है। सॉल्यूशन कैसा है, तो डेसीमोलर सॉल्यूशन का। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होगा, तो यही आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन पाई बराबर mRT आपको वैल्यू निकालना होगा और उसके बाद आई का वैल्यू पुट करके आपको ऊपर डाल देना होगा फटाफट। तो पहले हम क्या करते हैं कि आई का मान निकालते हैं, पहले किसका मान निकाल लेते हैं, आई का मान निकालते हैं। तो आई का मान निकालने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनेट हम आपको पढ़ाए हैं K4FeCN6, ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसको तोड़िएगा तो 4K प्लस और प्लस आपका FeCN6 4 माइनस ये आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो आपका कंडीशन आएगा वो आप देखिएगा, तो इनिशियल आपका क्या आ जाएगा, तो इनिशियल आपका 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बैलेंस कीजिएगा, ये 1 होगा, ये आपका 4 दिया हुआ है, ये आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम में जब आप चलिएगा तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये 4 अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा, अब बटा कितना हो जाएगा 1 + 0 प्लस 0। डिसोसिएशन कितना दिया हुआ, तो 50%, तो 50% को चेंज कर दो, परसेंटेज को चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे, ये अल्फा से कट गया, हमारे पास आया क्या वैल्यू, तो 1 + 4 अल्फा इज इक्वल्स टू, ये इससे कट गया और ये आपको कितना आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया। अब यहाँ से क्या करना होगा, तो 4 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.5 माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या हो गया -0.5/4, -0.5/4। तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा बराबर आपको कितना आ गया, अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा 0.5 दिया हुआ था, 1 + 4 अल्फा, अच्छा, आई बराबर कितना है, इतना है ना, हो एक सेकेंड रुक जाए, एक सेकेंड गलती कर दिए, यहाँ अल्फा का मान ये था ना 0.5, एक सेकेंड रुक जाइए, ये पूरा अल्फा का मान था। अब आपके पास आई का वैल्यू निकालना है, तो 1 + 4 अल्फा आ गया, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू कितना था 0.5, अल्फा का वैल्यू 0.5 था अल्फा, तो कितना आ गया, तो ये 1 आ गया और ये 4 × 5 = 20, 2 आ गया, कितना आ गया 3, तो आई का मान 3 आ गया, आई का मान क्या आ गया 3 आ गया। हमको निकालना क्या है पाई, हमको क्या निकालना है पाई, तो पाई निकालिए, पाई बराबर क्या होगा, तो पाई बराबर आपका हो जाएगा mRT और गुने आई हो गया। अब m का वैल्यू निकालिए भाई, क्या दिया हुआ है मोलरिटी, तो m क्या दिया हुआ है m/10, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या दिया हुआ है डेसीमोलर सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, तो डेसीमोलर सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है डेसीमोलर, तो 1/10 आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है, और r आपका 0.0821 हो गया, आगुने टी आपका कितना 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में चेंज कीजिएगा 300, और आई बराबर कितना आ गया 3। अभी सबको क्या करना है, फटाफट आपको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 7.89 ATM आ जाएगा, 7.89 क्या आ जाएगा ATM आ जाएगा, 7.89 नहीं 7.39 ATM आएगा, कितना आ जाएगा 7.39 ATM आ जाएगा। तो ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर आएंगे। तो ये भी आपको सिंपल एंड बेस्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ए सर्टेन सब्सटेंसेस एक्स ट्राइमेराइजेज इन वाटर, ठीक है, एक्स आपका कोई सर्टेन सब्सटेंस है जो ट्राइमेराइज कर जाता है, किसमें वाटर में, टू एक्सटेंट अप टू 80% ट्राइमेराइजेशन होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ एक्स इन वाटर, क्या कहता है इन 100 ग्राम वाटर, आपका 100 ग्राम आपका वाटर है
और x जो उसमें है वो 5 ग्राम उपस्थित है, जिसके कारण उसके फ्रीजिंग पॉइंट को 0.5 डिग्री सेल्सियस से घटा दिया जाता है। तो मोलर मास जो होगा x का वही आपको निकालना है, मोलर मास जो होगा x का वही आपको निकालना है। तो पहले तो ट्राइमेराइजेशन की क्रिया कीजिए। तो ट्राइमेराइजेशन में क्या होगा कि 3 गो x जो है वो ट्राइमेराइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ट्राइमेराइज कर जाएगा। ठीक है, ट्राइमेराइज करके क्या बना लेगा? x3 बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियली ये 1 था, ये 0 था, ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा बटा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा बटा 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो i बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा 3 और बट्टा में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा बट्टा क्या हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 माइनस 2 अल्फा बट्टा क्या हो जाएगा? 3। अब 3 माइनस 2 बट्टा क्या? 3। और अल्फा कितना है? हाँ, 80% क्या हो रहा है? 80% तक ट्राइमेराइज कर रहा है। तो 80% को परसेंटेज हटाइएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16, 1.6, तो ये आपका 4.6 हो जाएगा नीचे ऊपर में, और नीचे क्या आ जाएगा? अच्छा, 1.6 घटेगा तो 1.4 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका 3 आ जाएगा। 1.4 आपका 1.4 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो आई का मान आपके सामने आ गया 1.4 बटा 3। ठीक है, अब इसके बाद आपका बॉइलिंग मेल्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपका घट रहा है 0.5 से। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी एफ बराबर के एफ गुने एम और गुने क्या हो जाएगा? आई। के एफ गुने एम गुने आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको डेल टी एफ आपको निकालना है। तो के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो 1.86 दिया हुआ है। ठीक है, अब मोलरिटी पूछ रहा है, तो मोलरिटी आपको निकालना होगा। तो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका कितना दिया हुआ है? तो 5 ग्राम आपका दिया हुआ है x। तो x आपको x का मास दिया हुआ है 5 ग्राम, इसका मोलर मास मान लेते हैं x बट्टा वॉल्यूम क्या आता? 100 ग्राम आपको दिया हुआ है ये। तो आपको 100 ग्राम, तो 100 केजी में लेंगे तो 100 बट्टा कितना? 1000 से भाग दे देंगे, इतना केजी हो गया। और आई का वैल्यू क्या आया था? 1.4 बटा 3, 1.4 बटा 3। और डेल टी एफ का भी मान आपके पास शायद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो आपको समझना होगा। 270। अच्छा चलो, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 217/5x आ जाएगा। ठीक है, और डेल टी एफ का मान आपको 0.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? डेल टी एफ बराबर 0.5 दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेल टी एफ का मान आपको 0.5 है कि 0.3 है भाई? 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी एफ का मान आप डाल दीजिए यहाँ से, ये आ गया। और डेल टी एफ तो यानी क्या आपका डेल टी एफ बराबर क्या आ गया? यहाँ पर 217/5x इज इक्वल्स टू 217/5x इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 0.5 कि 0.3। आपका ट्राइमेराइज 0.5 है, तो ये क्या हो गया? 0.5 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए। x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी 217/5 गुने 0.5, यानी सॉल्व करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली जो भी आए ये आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ आपको ग्राम में आंसर निकाल दीजिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा, 0 बैठा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 434 देख लीजिएगा सॉल्व करके, 434/3 के करीब आता है। 3 की 5 जो भी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा चला जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भाग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस था। अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब समान, और बढ़ घट जो रहा था वो कैसे बढ़ता घटता है, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको समझा दूं। जैसे आपका डिसोसिएशन के केस में, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl, तो NaCl का मास अगर लिखिएगा तो सोडियम का 23 होता है और इसका 35.5 होता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिएगा? डिसोसिएट करवाइएगा। जैसे ही आप डिसोसिएट करवाएंगे तो ये किस में टूट जाएगा? Na+ में टूट जाएगा और Cl- में। तो ये इक्वल में टूट जाएगा। देखो Na+ था ना, तो ये 1 मोल था,
ये भी एक बना, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक बना, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। एक मोल एक मोल एक मोल, तो हमने इसमें अल्फा घटाया था तो अल्फा ये भी बना था, अल्फा ये भी बना था। जब इसको आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या हो 29.25, ये भी हो जाएगा 29.25, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, दोनों बराबर बनेगा एक एक मोल। तो सोडियम का कितना होता है 23, मास कितना आ रहा है 29.5, तो यहाँ बढ़ गया। क्लोरीन का कितना होता है तो 35.5, मास कितना आ रहा है 29.25, तो यहाँ घट रहा है और यहाँ बढ़ रहा है। तो यही मास जो आपको दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल मोलर मास जो आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl का नॉर्मल मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ NaCl शुड बी 58.5 ग्राम, ठीक है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। NaCl तो पहले लिखिए दिए हैं, तो अब क्या लिखे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, तो नॉर्मल मोलर मास जो आपका आ रहा है NaCl मॉलिक्यूल्स का, वो कितना आ गया, तो आपका सॉल्यूट का 58.5। ऑब्जर्व मोलर मास जो आपका सॉल्यूट का दिया हुआ है वो आपका कितना है, तो ऑब्जर्व मोलर मास जो आपका आ गया इसका, ऑब्जर्व मोलर मास किसका, ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, NaCl सॉल्यूट लिख दीजिए। Na+ लीजिए या Cl- लिखिए, तो इसका कितना आ रहा है, तो Na+ और Cl- का कितना आ रहा है, तो 29.25। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। तो क्या हो गया, हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किया तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो गया वो आपको कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो गया। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बढ़ जाता है। तो ये आपको डिसोसिएशन के केस में आपको देखने को मिला था, हमने अभी आपको दिखाया था। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, यानी मोलर मास आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो मोलर मास यहाँ पर क्या कर जाएगा, तो ये आपका ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका इसका था ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, हेंस मोलर मास, हेंस मोलर मास किसका, हेंस ऑब्जर्व मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मोलर मास क्या कर जाएगा, तो घट जाएगा। ऑब्जर्व मोलर मास क्या कर जाएगा, घट जाएगा। पहले कितना था, एक का 58.5 था, दोनों अलग अलग हो गया तो दोनों का क्या हो गया, घट गया ना। इसके कंपेरिजन में दोनों का कम है। अब ऐसे कैसे घट बढ़ रहा है एबनॉर्मल, वो आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक हमारे पास इसमें पढ़ना है, एसोसिएशन का केस है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल वही ले लीजिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे एसोसिएशन में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH, ठीक है। तो इसका मास कितना होता है 60, हम ये 2 मोल ले लेते हैं। आप जैसे ही इसको क्या करवाइएगा, एसोसिएट करवाइएगा तो क्या बनेगा CH3COOH, एक के गो पार्टिकल्स 2 गो बन जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा 120, मास कितना हो जाएगा 120 हो गया। यानी ऑब्जर्व मोलर मास आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑब्जर्व मोलर मास दाहिने तरफ लिखा हुआ है, तो नॉर्मल मोलर मास जो सॉल्यूट का है वो 60 है, और ऑब्जर्व मोलर मास आपका क्या है, तो आपको 120 है। तो ये आपका ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास है ये आपका डाइमेराइजेशन के बाद, ठीक है। और ये आपका कौन सा मास है, तो ये आपका कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास नहीं, नॉर्मल मोलर मास। ये आपका कैसा मोलर मास है, तो नॉर्मल मोलर मास। और ये आपका जो ऑब्जर्व मोलर मास है यही आपको एबनॉर्मल मोलर मास।
तो एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ कर रहा है, उसमें घट रहा था एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाता है, तो एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ बढ़ जाता है। तो एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास बढ़ जाएगा और डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास घट जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा, जब तक ये दिमाग में नहीं रखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे पास कुछ आ रहे हैं क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा और ऑब्जर्व मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया कि ये बढ़ रहा था तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और यहाँ पर I बराबर क्या, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और I बराबर क्या, कैलकुलेटेड और नॉर्मल मोलर मास बटा ऑब्जर्व क्या कहता है, कैलकुलेटेड और नॉर्मल मोलर मास बटा कैलकुलेटेड और एबनॉर्मल मोलर मास। एक सेकंड रुक जाइए, लास्ट वाला ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लास्ट वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, कैलकुलेटेड और नॉर्मल मोलर मास बटा एब्जॉर्ब और एबनॉर्मल मोलर मास। यहाँ पर आपका करेक्शन होगा ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल, एब्जॉर्ब और एबनॉर्मल मोलर मास उल्टा होता है जस्ट उसके। तो इसके आधार पर हम लोगों ने देखा, तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा होगा, वो लास्ट टॉपिक होगा, वो क्या, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ दोनों को पढ़ लेंगे। अब आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।